बोलो। नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, तो आइए आज देखते हैं क्लास 10th NCERT में संकलित क्षितिज से पाठ 4 जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा। इससे पहले हम कवि का संक्षेप में जीवन परिचय देखेंगे। कवि का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं प्रमुख देखेंगे हम। कामायनी जो महाकाव्य है, आशु जो खंड काव्य है, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व ये भी खंड काव्य है। नाटक देखेंगे अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जो बहुत ही फेमस है। उपन्यास देखेंगे कंकाल, तितली और इरावती। तो ये आत्मकथ्य पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसका अर्थ बताते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब तो कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। प्रस्तुत पंक्तियां उस समय की है जब प्रेमचंद्र की संपादक में हंस पत्रिका में एक आत्मकथ्य का विशेषांक था। तो उस समय जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने इन्हें अपनी आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने के लिए इनकार करते हैं। ये उसी समय की कविता है जो पहली बार 1932 में छपती है। तो आइए देखते हैं अर्थ। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप माने भौरा अर्थात मन रूपी भौरा, गुनगुनाना माने गुंजार करके। कवि कहता है यहाँ पर कि मन रूपी भौरा गुंजार करके अपने मन की कहानी अर्थात न जाने कौन सी कहानी बता जाता है, कह जाता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। देखिए आज पत्तियां मुरझा कर कितनी घनी घनी पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं। अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय है कि आज जो है कवि को उसके जीवन की पुरानी स्मृतियां याद आती हैं, जिससे वह बहुत दुखी होता है। फिर कहता है कवि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। असंख्य का मतलब जिसकी कोई गिनती ना हो, और अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। यहाँ पर नीलिमा माने विस्तार। कवि कहता है मेरे जीवन के इस अनंत विस्तार में न जाने, असंख्य माने न जाने कितने छोटी छोटी घटनाएं हैं, अर्थात मेरे जीवन के न जाने कितने पीड़ा युक्त दुख भरी जीवन का इतिहास छुपा है। तब तो कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। इन दो पंक्तियों में कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि फिर भी आप कहते हो, आप मेरे विषाद युक्त जीवन को जानते हो, मेरे जीवन में जितना दुख छुपा है उसको जानते हो, समझते हो, फिर भी कह देते हो कि मैं अपनी बातों को बता दूं, मैं अपने आत्म की जो आत्मा में पीड़ा छुपा है उसे व्यक्त कर दूं। कभी कहना नहीं चाहता है, क्योंकि रहीमदास ने भी कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी लई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई। ठीक उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद भी अपनी आत्मकथा को लिखना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं आप मेरे मन की दुर्बलता को, मेरे हृदय की पीड़ा को, मेरे जीवन में जितने दुख छुपे हैं सब कुछ जानते हो, फिर भी आप कहते हो कि मैं अपनी बातों को कह दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति माने घड़ा, गागर माने घड़ा, रीति माने ढंग, अर्थात जीवन क्या ना घड़े रूपी जीवन, खाली जीवन। कहते हैं कि फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता को बता दूं, अपनी कहानी को बता दूं, आत्मकथा में प्रेषित कर दूं, तो तुम सुनकर सुख पाओगे। संभव है कि तुम मेरी कहानी को सुनोगे,
मेरी आत्मव्यथा को सुनोगे उससे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। परंतु जब यह जानोगे कि मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली है, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरे जीवन का जो जीवन रूपी खाली घड़ा है उसको सुनकर सुख पाओ, और उसको सुनने के बाद लोगों को सहानुभूति पैदा ज़रूर हो, लेकिन आपको ये पता होगा कि कवि का जीवन सुखों से वंचित है। कवि कहता है अगली लाइन में, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले हो, और कहते हैं कि आप मेरी कमियों को सुनकर खुद में सुधार करोगे, मेरे मन की पीड़ा को सुनकर, मेरे जीवन के इतिहास को सुनकर खुद को सुधार तो कर लोगे, खुद आनंदित होंगे, खुद आपको आनंद आएगा। परंतु मेरे जीवन के विषय में जो विषाद युक्त घटनाएं हैं उसको आप जब देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो आपको पता चलेगा कि कवि का जीवन जो है खाली है, अर्थात सुखों से वंचित है। प्रस्तुत पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखेंगे। कवि ने आत्मकथा के माध्यम से जीवन के यथार्थ और अभावों का वर्णन किया है। दूसरा है मधुप मन रूपी भौरे के लिए प्रयोग हुआ है। तीसरा है गागर रीति भावहीन मन का प्रतीक है। भाषा सुबोध है तथा भावानुकूल है। अगली लाइन देखते हैं। आइए अगली लाइन देखते हैं। यह विडम्बना यारी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, कहाँ मिला कहाँ हुआ सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गए, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। आगे देखेंगे, अर्थ हम देखेंगे। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि इन पंक्तियों में जीवन को संबोधित करते हुए कहता है कि ए मेरे भोले जीवन, आत्मकथा की यह विडम्बना है। ए मेरे भोले जीवन, आत्मकथा की यह विडम्बना है जिसमें जीवन के सभी पहलुओं को सरल रूप से, सीधे साधे रूप से दर्शाया जाता है या वर्णित किया जाता है। और सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, और जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। आगे है भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। प्रवंचना का मतलब धोखा। कवि कहता है या जो मुझे धोखा मिला है उसे मैं भूल जाऊं, या औरों के द्वारा जो मुझे धोखा दिया गया है मैं उसका वर्णन करूं या उल्लेख करूं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में। कवि कहता है कि इस जीवन की निर्मल कहानी को, निर्मल गाथा को मैं कैसे सुनाऊं, मैं कैसे वर्णित करूं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों को, कवि कहता है जिन बातों को हम हंसते हैं, खिलखिला कर बोलते हैं, कहते हैं, मैं उन बातों का उल्लेख अपनी आत्मकथा में किस प्रकार से करूं। शिल्प सौंदर्य है। चांदनी रातें सुखद दिनों का प्रतीक हैं, और हंसी उड़ाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। प्रश्नात्मक शैली को अपनाया गया है। दूसरी पंक्तियों को देखेंगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। स्वप्न माने यहाँ कल्पना से लिया गया है। कवि कहता है जिस सुखी पल को, यथा जिस सुख को मैं प्राप्त करना चाहा, जिस सुख को देखकर, जिस सुख को पाने की अभिलाषा में मैं जागृत हुआ, वह सुख मेरी आलिंगन में, मेरी बाहों में आते आते मुझसे दूर हो गया, अर्थात मेरे पास आते आते मुझसे दूर हो गया। कहने का तात्पर्य है कि कवि के जीवन में आनंद का अभाव रहा, सुख का अभाव रहा। जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण माने लाल लाल, कवि कहता है कि जिसके लाल लाल गालों की मतवाली माने मदमस्त कर देने वाली, मदमस्त करने वाली सुंदरता की छाया में, अनुरागिनी माने प्रेम रूपी उषा,
प्रेम रूपी उषा निज माने अपने सुहाग माने श्रृंगार मधुर छाया में। कवि कहता है कि जिसके लाल लाल गाल मदमस्त कर देने वाली सुंदर छाया में प्रेम रूपी सुबह जहाँ अपना श्रृंगार करती थी, वह मेरे पास आते आते मुझसे दूर हो गई। दूसरे अर्थ में कवि अपने प्रेयसी को संकेत करते हुए कहता है कि सब मैं स्वप्न देख रहा था, कह रहा है कि मैं स्वप्न देखकर जिसको जागा, कवि कहता है कि वह मेरे बाहों में आते आते, अपनी प्रीतमा को कहता है कि वह मेरी बाहों में आते आते जब मेरी आंखें खुली, जब मेरी नींद टूटी तो वह मुस्कुराते हुए भाग गई। अर्थात जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में कवि कहता है कि जिसके लाल लाल गाल मदमस्त कर देने वाली सुंदरता की छाया में प्रेम रूपी उषा में अपनी श्रृंगार करती थी, ऐसी प्रेयसी मेरे स्वप्न में आने से मेरी बाहों में आते आते मुझसे दूर हो गई। कवि कहता है कि अर्थात इसके जीवन में, अर्थात अपने लिए कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख का अभाव रहा, अर्थात कवि के जीवन में सुख का अभाव रहा, वह जीवन का आनंद ना ले सका। शिल्प सौंदर्य, इसमें कवि ने जीवन के यथार्थ एवं अभावों का मार्मिक चित्रण किया है। सुबह का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार भी है। अनुरागिनी उषा में जो है रूपक अलंकार है, मधुमाया में अनुप्रास अलंकार है, प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली लाइन देखते हैं। उसकी स्मृति पाथेय बनी, थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि यारों की सुनता और मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कल प्रस्तुत पंक्तियों में कहता है कि मेरे सुख रूपी पल को, सुख रूपी स्मृति को आप सुनकर क्या करोगे, या मेरे जीवन में जो अभाव है उस व्यथा को सुनकर आप क्या करोगे। अपने मित्रों से कहता है कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, अर्थात मेरे जीवन में जो सुख रूपी स्वप्न थे, जो सुखों के पल थे, वह थके हुए, पथिक माने राही, थके हुए रास्ते पे चलते हुए राही के भोजन के समान है, पाथेय के समान है, जिसे वह खाकर आराम करता है, उसे कुछ संबल मिलता है, बल मिलता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन के सुख रूपी पल भी है, जिसे पाकर मनुष्यों में साहस उत्पन्न होता है। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कवि अपने मित्रों से कहता है कि आप मेरे अंतर मन की, कंथा माने अंतर मन, मेरे अंतर मन की व्यथा को, मेरे जीवन की सच्चाई को, उस गुदड़ी के समान धागे को निकाल कर जिसमें छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं, उसके समान क्यों देखना चाहते हो। अर्थात मेरे मन में जो व्यथा है, मन की जो आत्मकथा है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उधेड़ कर अंदर से क्यों देखना चाहते हो। मतलब एक एक सच्चाई को क्यों जानना चाहते हो, छोटी छोटी बातों को क्यों प्राप्त करना चाहते हो। क्या यह अच्छा नहीं छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहता है मैं अपने इस छोटे से दुख भरी जीवन की बड़ी कहानी मैं आज कैसे बताऊं, मैं आज कैसे कहूँ, किस प्रकार व्यक्त करूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अपने दोस्तों से कहता है आप ही बताओ मेरी इस भोली कहानी को, मेरे इस भोली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी हुई
थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अभी मेरे पास पर्याप्त समय भी नहीं है, उचित समय भी नहीं है जो अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को मैं व्यक्त करूं। अर्थात मैं इतना थक गया हूँ, मैं दुखों से इतना ग्रस्त हूँ कि मैं अपने विषय में अभी कुछ कह भी नहीं सकता। शिल्प सौंदर्य है, यहाँ कवि ने जीवन के सुखद यादों को जीवन का सहारा बनाया है। कथा में अर्थ निहित है गुदड़ी एवं अंतर्मयन, शुभोद एवं भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ वीडियो का अंत करती हूँ और जाते जाते मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप इसको दूर दूर तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मेरे सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पिछली बार हिंदी में सबसे अच्छा नंबर आया था, हर सब्जेक्ट से अच्छा नंबर हिंदी में आया था। सभी मेरे जो बच्चे थे मुझसे पढ़ने वाले 100, 98, 97, 96 ये स्कोर रहा। मैं चाहती हूँ जिनका 95, 94 था उनका भी 98, 99 इस बार आए। आप इसी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय हिंद।